नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी का दिल्ली दौरा। सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। आपको बता दें कि सीएम धामी जीटीसी हेलीपैड से एयरपोर्ट के लिए रवाना। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे उत्तराखंड सदन जाने का कार्यक्रम। और सीएम धामी का दिल्ली दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं। सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे और सीएम धामी जीटीसी हेलीपैड से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे उत्तराखंड सदन जाने का कार्यक्रम। और आज सीएम धामी का दिल्ली दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ दिल्ली प्रस्थान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जीटीसी हेलीपैड से एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से वो अपने स्टेट प्लेन से, जो राज्य सरकार का राजकीय विमान है, उससे दिल्ली रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में उनकी लैंडिंग हो रही होगी। मुख्यमंत्री केंद्रीय परिवहन मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। और रेल मंत्री से मुख्यमंत्री एक नई ट्रेन मांग सकते हैं उत्तराखंड के लिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी है, जहां वो 4 धाम यात्रा की तैयारियों की जानकारी देने के साथ ही यात्रा के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करेंगे। सुदीप, इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। क्या मुलाकात के मायने होने वाले हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। केंद्रीय रेल मंत्री से तो समय मिल भी चुका है। मुख्यमंत्री एक ट्रेन ऐसी चाहते हैं कि जो कि बनारस, लखनऊ, देहरादून होते हुए आए और सुपरफास्ट वो ट्रेन हो और प्रतिदिन इसका संचालन हो। क्योंकि जो इस रूट की ट्रेनें हैं वो कोहरे के कारण बंद कर दी जाती है, लोगों को दिक्कत होती है। जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो बीते दिनों कर्णप्रयाग से गैरसैंण और सितारगंज में अतिरिक्त सड़क निर्माण और नए पैसेज के लिए धनराशि जारी की है, उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने जो 300 मेगावाट बिजली अगले 3 महीनों के लिए उत्तराखंड के कोटे को बढ़ाई है, इस बाबत भी मुख्यमंत्री धन्यवाद करेंगे। 90-10 के रेशियो से एक बड़ा अमाउंट कुछ दिनों पहले ऊर्जा विभाग के अच्छे कामों के कारण उत्तराखंड को मिला, उसका भी मुख्यमंत्री आभार व्यक्त करेंगे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है। चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु देवभूमि पहुंचते हैं, लेकिन सड़कों के किनारे लगे बड़े बड़े यूनिपोल और होर्डिंग से आने वाले श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसको चलते हरिद्वार पुलिस प्रशासन अवैध होर्डिंग और यूनिपोल को हटाने की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही चारधाम यात्रा के चलते सभी होर्डिंग को नेशनल हाईवे से हटाया जाएगा और अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसको देखते हुए एनएचएआई से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर एनएचएआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर एनएचएआई के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ एनएचएआई की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है, जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगे। वही हरिद्वार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा था कि आरएसएस 21वीं सदी का गौरव है, जिसको लेकर आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने मामले को लेकर स्वीकार करते हुए 12 अप्रैल को सुनवाई की तारीख रखी है। कमल भदौरिया ने अपने वाद में कहा कि राहुल गांधी के बयान से आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें आहत हुआ है, जिसके चलते उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर हरिद्वार कोर्ट में वाद दायर किया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरिद्वार श्री शिव सिंह की कोर्ट में आरएसएस के कार्यकर्ता
कमल भदौरिया द्वारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रकीर्णवाद में वाद को दर्ज कर लिया गया है और अगली सुनवाई 12 अप्रैल नियत की गई है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष जो पूर्व थे, उनके द्वारा हरियाणा में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव कहा गया और कौरवों का इतिहास हमारे हिंदुस्तान में क्या रहा है। जो हम इतिहास देखते हैं कि कौरवों का इतिहास बड़ा ही घृणित प्रवृत्ति का रहा है और इनको भी पूरी जानकारी है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी शिक्षा दीक्षा की ग्रहण की हुई है। हरिद्वार जुडिशल मजिस्ट्रेट हरिद्वार श्री शिव सिंह की। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ बने हैं। सुदीप, क्या जानकारी? जिस तरह से लगातार मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है, पहले सदस्यता गई और अब तमाम चीजों को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ताजा मामला ये आरएसएस 21वीं सदी को का गौरव कहने का है। जी देखिए, राजनीतिक रूप से इस वक्त ये मुद्दा निश्चित तौर से हावी है और जहां कांग्रेस पार्टी से मुद्दा बना रही है कि उनके नेता पर हमला हो रहा है, उनके नेता को घेरा जा रहा है, वो आवाज उठाते हैं विपक्ष की तो उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याएं भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जो इस तरीके के रूप के मामले ये सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में आगे क्या माना जाए इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, आगे क्या कुछ होगा? देखिए, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है, इसे वाद दायर करना कहते हैं। जब कोर्ट में आपको एप्लीकेशन मूव करते हैं तो वो तहरीर होती है, जो मुकदमा कायम होता है तो एफआईआर होती है। तो ये वाद दायर किया गया है। अब इसमें कोर्ट अब पुलिस से और संबंधित जो पक्षकार हैं उनसे जवाब तलब करेगी, डेट लगेगी, इसके बाद स्थिति साफ होगी। अभी एक वाद दायर हुआ है, इसे मुकदमा दर्ज नहीं करना नहीं कह सकते। सुदीप, इसके साथ साथ कमल भदौरिया जिन्होंने ये वाद दायर किया है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें इस पूरी चीज को लेकर आहत हुआ है, मानहानि का जो वाद दायर किया गया है। और आगे जिस तरह से तमाम मामले राहुल गांधी के खिलाफ इस वक्त देखे जा रहे हैं, राहुल गांधी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर वो राजनीतिक व्यक्ति है और इस तरीके के हमले होते रहते हैं। और कमल भदौरिया जो आरएसएस के कार्यकर्ता है या आरएसएस से जिनकी विचारधारा मिलती है, उनको राहुल गांधी द्वारा कहे गए किसी बात से आहत हुए होंगे तो निश्चित तौर पे मानहानि का वाद होता है। आप किसी की मान की हानि पहुंचाएं, अपमान करें, इस रूप में उन्होंने वाद दायर किया। अब इसमें माननीय अदालत का अगला निर्णय क्या होता है, ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। वही हरिद्वार स्थित जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय में कांग्रेस के उच्च नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री राजेश रस्तोगी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री राजेश रस्तोगी ने न्यायालय में दायर याचिका से अनभिज्ञता जताते हुए बीजेपी को मुद्दा विहीन करार दिया है और राहुल गांधी को बीजेपी के जरिए पप्पू नामक संबोधन दिए जाने का आरोप लगाकर जमकर जुबानी प्रहार किया। हालांकि हाल ही में मानहानि प्रकरण में राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री राजेश रस्तोगी ने आगामी साल 2024 के दौरान लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी की जीत को निश्चित होने का दावा किया है। राहुल गांधी के खिलाफ हरिद्वार में किस अधिवक्ता ने क्या मुकदमा डाला है या नहीं डाला है, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बड़ी स्पष्ट बात है कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जिस राहुल गांधी को ये लोग पप्पू पप्पू बोला करते थे, वो राहुल गांधी इनका बाप बन चुका है। और जब से राहुल गांधी इनका बाप बना है, तब से सजाएं भी होनी शुरू हो गई हैं, उसकी कोठी भी खाली होनी शुरू हो गई है, उनके खिलाफ क्रिया प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। राहुल वहीं रुड़की में पटवारी और एजेई भर्ती परीक्षा पेपर लीक के इनामी आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 4.25 लाख रुपए और 2 ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए हैं। ब्लैंक चेक के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फरार चल रहे संजय धारीवाल पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। बता दें कि इस पूरे मामले में हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी ने करनाल में
अपने भाई के फ्लैट पर कुछ परीक्षार्थियों को ले जाकर नकल कराई थी। आरोपी संजय धारीवाल सरेंडर की कोशिश में था, लेकिन इससे पहले ही एसआईटी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। AJ परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा लीक में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला, से 50,000 का इनाम IG गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था। इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह AJ परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहाँ पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहाँ पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहाँ टीम ने जाकर पूरी जांच करी है। इसमें 4,25,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। वहीं अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर 7 प्रदेश सरकार के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर सड़क के निर्माण कार्यों पर पड़ेगा। आंदोलित कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा आश्वासन के बावजूद अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया है, जबकि कर्मचारी पिछले 10 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। यदि सरकार जल्द ही मांगों पर सकारात्मक आदेश जारी नहीं करती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उत्तराखंड में महासंघ पूर्व से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है और पूर्व में भी कुछ हमारी मांगें थी, उन पर शासन स्तर पर वार्ता हो चुकी थी और उसका आज दिनांक तक भी कोई शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है। और उसके इतर भी हमारे कुछ नई मांगें इस पर हैं, जैसे हमारा 5400 ग्रेड पे है, अभी तक हमें हमारे साथी को प्राप्त नहीं हो पाया है, जो 10 साल के बाद मिलना हुआ था। और उसके बाद कार आरक्षण भत्ता हो गया है, OPS जैसी मांगें हैं, बहुत सारी मांगें हैं। अभी ये हमारी मांगें इसमें हैं और उस पर आज हम 1 अप्रैल से आंदोलन पे प्रथम चरण में है, आंदोलन के प्रथम चरण में है। अगर ये हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होती तो 28 तारीख तक हमारा प्रथम चरण का आंदोलन चलेगा और उसके बाद भी अगर हमारी मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो उच्चाधिकार समिति द्वारा इसमें निर्णय लिया जाएगा और आंदोलन को और उग्र किया। वहीं लक्सर स्थित आशीर्वाद संस्थान में मां गंगे ब्लड बैंक की हरिद्वार इकाई द्वारा रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड की मां गंगे ब्लड बैंक नामक हरिद्वार इकाई के नेतृत्व में आशीर्वाद संस्थान ने अनुभवी चिकित्सा दल के जरिए रक्तदान को अंजाम दिया गया। दरअसल क्षेत्र के अस्पतालों में आगमन करने वाले रोगियों को लेकर रक्त की कमी और उसकी उपलब्धता को लेकर एक बड़ी समस्या उत्पन्न करती है। ऐसे में पीड़ित रोगियों की जान बचाना मूल उद्देश्य और प्राथमिकता होती है और इस प्रकार के विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए संस्थान द्वारा भविष्य में रक्त बैंक के उद्देश्य से रक्तदान महाशिविर लगाया गया है। लोगों को जो रक्तदान देने से लोगों को फायदा होता है। एक तो हम लोगों को जागरूक करते हैं कि 18 साल से लेकर 60 साल तक कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है जो ब्लड दान कर सकता है और जितना वो ब्लड दान करेगा उसको फ्रेश ब्लड, अच्छा ब्लड बनेगा, जिससे उस मरीज जो देगा उसको भी फायदा है। प्लस इसके द्वारा जो ब्लड दिया जाता है वो किसी को जान बचाया जाता है। तो इसीलिए हम करते हैं कि लोगों को भला हो। और अभी ब्लड डोनेशन के अब जैसे आपने देखा चल रहा है, तो लोगों से भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे अपील करेंगे कि यहाँ रक्त करें, रक्तदान करें और अपने साहस का परिचय दें। इसका उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में एक्सीडेंटल जोन बने पहेनिया टोल टैक्स के पास सवारी से भरी मैक्स गाड़ी को रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में जहां सवारी से भरी मैक्स गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 11 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। रामनगर से उदयपुर जा रहे थे, तो ये जो खटीमा के टोल टैक्स है उसके थोड़ा सा आगे से और सामने से हमारा I-20 का कार आ रहा था। उसका ड्राइवर थोड़ा सा वो नींद में था, ठीक है। हम अपने लाइन से चले रहे थे, वो अपने रॉन्ग साइड से चले रहा था, नींद में आ गया वो गाड़ी के आगे। दोनों मतलब सेम स्पीड में थे, लेकिन उसने क्या किया, अपने बचाव के लिए हमारे गाड़ी में ठोक दिया। हमने एम्बुलेंस और 1033 की गाड़ी लेकर आई थी, बहुत सारे पेशेंट थे। उनमें से एक पेशेंट की तो डेथ हो गई है और बाकी 4 पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया है फर्स्ट एड देने के बाद, और जितने बचे हैं बाकी सबको फर्स्ट एड हमने दिया है, सिविल है।
वहीं मसूरी से देहरादून आ रही रोडवेज की बस खाई में गिर गई। बस में 35 से 36 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसा देहरादून मसूरी मार्ग पर आईटीबीपी के पास एक मोड़ पर हुआ, जहां बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। मसूरी से देहरादून आ रही रोडवेज की बस खाई में जा गिरी। ये बड़ा हादसा हुआ, जहां बस में 35 से 36 लोग सवार बताए जा रहे हैं और हादसा देहरादून मसूरी मार्ग पर आईटीबीपी के पास एक मोड़ पर हुआ, जहां बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, क्या जानकारी? मसूरी से देहरादून आ रही रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बताया जा रहा है कि 35 से 36 लोग इसमें सवार थे। जी देखिए, जो मसूरी के बस हादसा हुआ है इसका एक बड़ा अपडेट आया है सामने। इस बस में कुल 42 लोग सवार थे और आईटीबीपी के निकट एक शेरगढ़ करके स्थान पड़ता है, वहां ये बस अनियंत्रित होकर करीब 60 मीटर गहरी खाई में गिरी है। खाई बहुत अधिक गहरी नहीं थी। 27 लोग इस बस पे जो स्वयं ही चलने के योग्य थे वो स्वयं ही ऊपर आ गए थे। 19 लोगों को आईटीबीपी ने निकाला है। आईटीबीपी के निकट ये हादसा हुआ था और इन्हें अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। इसमें 3 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है, जिनको ज्यादा मॉनिटर किया जा रहा है और आईटीबीपी चूक निकट थी इसलिए उन्होंने रेस्क्यू किया है। मौके पर जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी सिटी व अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, जो सारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हादसे के कारण क्या बने, इन सभी का आकलन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। वहीं मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में पुलिस की चेतावनी और नियमों को अनदेखा करने का एक मामला सामने आया है। करने का मामला रेस्टोरेंट संचालक को भारी पड़ गया। पुलिस ने तपोवन में अवैध रूप से शराब पिलाने पर रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। रेस्टोरेंट संचालक को फटकार लगाने के बाद चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया है। भविष्य में दोबारा अवैध रूप से ऐसी हरकत न सामने आए, शराब पिलाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। और रेस्टोरेंट संचालक को चेतावनी दी गई है कि आगे से यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए जिम्मेदार होंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला रेस्टोरेंट संचालक को चेतावनी देकर पुलिस ने छोड़ दिया है। फिलहाल शराब पिलाने पर रेस्टोरेंट संचालक का चालान कटा है। वहीं पौड़ी के पैणाडी बाजार में अतिक्रमण पर सरकार का जल्द हथौड़ा चलेगा। वहीं सरकार के इस फैसले से पैठाणी बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पैठाड़ी निवासी चाहते हैं कि प्रशासन मुख्य बाजार में बुलडोजर न चलाकर वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाए, जिससे सालों पूर्व बसे इस बाजार को बचाया जा सके। पीडब्ल्यूडी वालों ने या सरकार ने पहले तो किसी को सूचित नहीं किया। जब मकान बन रहे तब तो किसी को सूचित किया नहीं, किसी को बताया नहीं। अब अचानक ही जो है कल नोटिस दे दिए हैं पूरे, तो इसमें तो लोग बिल्कुल पलायन हो जाएगा। एक तो सरकार कह रही कि नहीं यहाँ पलायन रोको, और दूसरी तरफ ये कह रही कि तो उसका समाधान भी निकल सकता है। दुकान पे अतिक्रमण होगा, अगर दुकान टूटेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ किराए पे आ रहे हैं, 5-6 साल हमें यहाँ हो गए, तो हम लोग, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, उस बाजार में सड़क बनने से पहले से मकान और दुकानें हैं, सड़क बाद में बनी है, तो सरकार उनका मुआवजा दे और उसके बाद जो आवश्यक चौड़ा करना है उसको करे। वहीं लक्सर क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों के मुताबिक नगर पालिका परिषद विभाग द्वारा जारी किए गए पार्किंग शुल्क संबंधित आदेश के खिलाफ क्षेत्र के ई रिक्शा चालक एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर विरोध करते हुए नजर आए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालकों द्वारा एकत्र होकर तहसील व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल गुप्ता से मुलाकात कर पार्किंग शुल्क के आदेश के खिलाफ अपना विरोध जताया गया है, जिसके बाद तहसील व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल ने इस संबंध में विभागीय स्तर पर शीघ्र बातचीत करते हुए इसके समाधान का आश्वासन दिया गया है।
से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर इनसे कोई शुल्क, इनकी कहीं पार्किंग की व्यवस्था अगर नगर पालिका ने बनाई है, अगर वे वहां खड़े होते हैं तो ले सकते हैं, वरना नहीं लेंगे। चलते हुए कोई भी इन्हें नहीं छेड़ेगा। इनके लिए पूरा व्यापार मंडल इनकी एक अपना मोटरसाइकिल स्टैंड का वो गलत तरीके से ई रिक्शा वालों से 20 रुपए वसूल कर रहा है, जो उसका गलत है। अब ये ठेकेदार का मामला या नगर में चल गया है, जो कभी भी नहीं कटता था। अब वो कहता है कल एक रिक्शा वाले के साथ मारपीट करी उसने, रायपुर का लड़का था, उसके साथ भाई ये खड़ा है, वो नु कहता है भाई जबरदस्ती तेरे से 20 रुपए ले जाएंगे और तेरी क्या औकात है स्टेशन में। कि हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की पर्ची, चाहे नगर पालिका से हो या रेलवे स्टेशन से हो, ना कटे, क्योंकि हम 10-20 रुपए कमाने वाले बंदे हैं और उसमें हम 10-20 रुपए हमसे छीन झपट लेते हैं, तो हमारे पे क्या बचा? हम अपने बच्चों को हम क्या खिलाएंगे? तो हमारा यही मामला है कि हमारी कोई भी पर्ची, किसी भी प्रकार की, कोई भी किसी तरह की कोई पर्ची हमारी ना कटे। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो कमाए अपने बच्चों को खिलाए, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। वही विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका जनता ने विरोध किया है। लोगों का कहना है कि एक ओर लोग पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर बिजली दरों में बढ़ोतरी से उन पर और बोझ पड़ेगा। लोगों ने सरकार से बिजली दरों में बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की मांग की है और लगातार बिजली दरों में जो बढ़ोतरी की गई है उस पर मांग की जा रही है कि इन दरों को वापस लिया जाए, क्योंकि लगातार महंगाई की मार जनता पहले से ही झेल रही है और अब क्योंकि बिजली के दरों में बढ़ोतरी की गई है, इससे दोहरी मार जनता की जेब पर भी पड़ेगा। बिजली के दाम बढ़े हैं, लेकिन बिजली के दाम बढ़ने के साथ साथ हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जीपीएफ, पीपीएफ, आरडी में भी तो कुछ ब्याज की दर की बढ़ोतरी की है, पहली बात। दूसरा, मांग के अनुसार थोड़ा सरकार को भी बढ़ाना पड़ता है। हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, सड़क इत्यादि के खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए 1.79 रुपये बढ़ना कोई खास नहीं है। पानी के में भी मांग के अनुसार थोड़ा थोड़ा जो बढ़ाया जा रहा है, वो इतना भारी भरकम जो बढ़ाया है वो नहीं बढ़ाया गया है। बिजली की दरों में, जबकि ये लगातार ये सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड में विगत 8 साल से वक्त बेवक्त जब इनकी मर्जी होती है, जब इनको जो है सरकार का खजाना, गरीबों को मार करके सरकार का खजाना बढ़ाना हो, तो ये जो है बिजली के दामों में वृद्धि करते हैं। ये जनता के साथ घोर अन्याय है। बिजली प्रदेश होने के बावजूद पानी यहाँ इतना बह रहा है जो कि जनता पर अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक काम करने जा रही है सरकार। अंग्रेजों के जैसा काला कानून हम पर थोप रही है। भोली भाली जनता का शोषण किया जा रहा है। एक तो पलायन की मार अलग झेल रहे हैं लोग, और दूसरा महंगाई की मार। और सबसे पहली बात है कि बिजली विभाग के अधिकांश कर्मचारी फ्री बिजली जलाते हैं, उनका तो कोई लेना देना है नहीं। और फेल मीटर लगाए जा रहे हैं दुनिया भर के, फेल मीटर 17%, 18% पे। भाजपा सरकार चुनाव में आई थी तो उसने पहले ये नारा दिया था कि हम जो है महंगाई को दूर करेंगे, गैस के सिलेंडरों की कीमत जो है घटाएंगे और जो है आम पब्लिक को राहत देंगे। देखा जाए तो केवल उन्होंने जो है इस समय पूरे उत्तराखंड में जो है शराब सस्ती कर दी है, और सरकार को पता है, नेताओं को पता है कि शराब जो है उत्तराखंड की जो पीने वाले हैं उनकी मजबूरी है, और उन्होंने उनको फ़ायदा देने के लिए शराब सस्ती कर दी और बाकी चीज़ें उन्होंने महंगी कर दी। दूध महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें सब महंगी कर दी। और यहाँ तक कि आप देखो जो शिक्षा है, जो उसमें कोई टैक्स नहीं है, किताबों में कोई टैक्स नहीं है, किताबें उन्होंने महंगी कर दी, और जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा उनकी फीस महंगी कर दी। बिजली के इसी के साथ फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे News 1 इंडिया।